बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शरीके गुफ्तगू होंगे फ़रख फताफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं अभी गुज़श्ता दिनों में। और ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट्स इससे पहले हो चुकी होती हैं। सो जो इस तरह की चीज़ें हों जिनको मिस नहीं करना चाहिए तो वो हम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है उनका हॉटलाइन के ऊपर राब्ता हुआ। इससे पहले भी हम सुनते रहते हैं कि इस तरह के राब्ते होते हैं। इस मरतबा जो कंट्रोल लाइन पर सीज फायर का मुआहदा हुआ था 2003 में, उसके हवाले से एक बार फिर इरादा किया गया है कि उसकी पाबंदी की जाएगी। और ये दोनों तरफ से हुआ, यानी पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है एक अरसे से जिसके ऊपर पाकिस्तान डटा हुआ है, अब दूसरी तरफ से भी उसी के ऊपर जो है वो इसकी यकीन दहानी कराई गई है। एक तो मुकम्मल सीज फायर, एक दूसरे की जो रिजर्वेशंस हैं और बुनियादी मसाइल हैं उनके हल करने पर इत्तफाक किया गया। और इसके बाद ISPR पाकिस्तान की तरफ से और भारतीय वज़ारत दिफा ने अलग अलग अलामिया जो है वो भी जारी किए। ISPR के मुताबिक दोनों फरीकैन ने जो बड़ी खुशाइन बात है वो ये है कि तमाम मुआहिदों, मुफाहमतों और LOC समेत तमाम सेक्टर्स पर जो जंग बंदी है उसके मुआहिदे पर सख्ती से अमल दरामद करने पर इत्तफाक किया है। और इस पर 24 फरवरी की रात से अमल दरामद जो है वो भी शुरू हो चुका है। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, इस बात की मौजूदा वक्त में खास तौर पर जो अहमियत है, इन जो ये टाइमिंग है, ये बातचीत भी होती रहती है, इससे पहले भी कई मरतबा हम सुनते आए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कोई खास इसकी सिग्निफिकेंस है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक इसका जो साइड इफेक्ट है वो तो सामने है कि जो LOC के साथ लोग रहते हैं वो उनके लिए बड़ी आसानी होगी जी। और वैसे भी LOC के साथ अमन हो तो अच्छी बात है। लेकिन ये हुआ क्यों और अचानक क्यों? एग्जैक्टली। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि मोदी की अपनी जो अंदरूनी सियासत और उसकी बका जी। वो थ्रू आउट पाकिस्तान दुश्मनी, पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान के खिलाफ अर्दासराई पे रही है। ये ओबामा ने भी अपनी किताब में लिखा कि अगर भारत में किसी ने सियासत में तरक्की करनी है तो पाकिस्तान बैशिंग जो है वो उसके लिए बड़ी जरूरी है। तो ये अचानक अगर वो इस तरह करता है और फिर आगे नरमी बातचीत भी ऑफर करता है, कुछ ताल्लुकात में थोड़ा बहुत नरमी लाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी अंदरूनी सियासत का क्या बनेगा? वो ऐसे गैम्बल करने को तैयार होगा? तो वो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है। लगता यूं है कि वो कुछ लिमिटेड काम करना चाह रहे हैं। हुआ दरअसल उनके साथ ये है कि एक बड़ी सीरियस थिंकिंग उनके अपने मुल्क में शुरू हुई कि 2 फ्रंट वॉर क्या हमें करनी चाहिए। प्रवीण स्वामी और इस तरह के कई जो स्ट्रेटेजिशियंस हैं वो उनको सजेस्ट करते रहे कि देखें, चाइना को तो आप नहीं इस तरह हैंडल कर सकते कि अपनी मर्जी पे, लेकिन पाकिस्तान को तो आप पीस ऑफर कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के साथ मामला को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना शुरू करें। तो ये एक उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट बन गई कि 2 फ्रंट वॉर से बचने के लिए पाकिस्तान को कुछ टेम्पर किया जाए या उनको कुछ ऑफर की जाए, ऐसी चीजें जिससे वो रास्ते पे आए। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिकन प्रेशर भी है। जो बाइडन जो है वो भी नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका वेपन्स देता है तो पाकिस्तान वावेला मचाता है कि जनाब आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस पे भी वो अपने आप को बड़ी जिम्मा रखेगा कि जी पाकिस्तान के साथ तो जंग है ही नहीं, वहां मामला ठीक हो रहे हैं, तो हम तो बेसिकली चाइना के खिलाफ उनको बिल्डअप कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसपे वो बाइडन वगैरह अमेरिकन जो है वो चाह रहे हैं कि इनकी बातचीत शुरू हो। बिल्कुल सही। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये हमने तो कंडीशन रखी थी कि पहले आप 5 अगस्त वाली पोजीशन पे जाएं, आर्टिकल 370 बहाल करें, 35A बहाल करें। लेकिन इंडिया ने बड़ी स्ट्रिक्ट उस पर की है इम्प्लीमेंटेशन और वो बड़ा आगे जा चुके हैं। उन्होंने कोई लाखों के हिसाब से लोगों को शहरियत दे दी है कश्मीर में, जो कि प्लेबिसाइड के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। तो पाकिस्तान को हो सकता है कि प्रेशराइज किया जाए कि जी आप ये कंडीशन छोड़ें और भारत के साथ बातचीत करें, वो विच विल बी वेरी डैमेजिंग। दैट विल बी डैमेजिंग। जनरल साहब, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क। आपने खास तौर पे बात की, इसका मतलब ये बनता है कि अगर हमारी कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो इससे आगे का कोई स्टेप नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, और शायद जाएंगे भी नहीं। लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। LOC वो जगह है जहाँ पे इंडिया हर किस्म के ड्रामे करता रहा है। इंडिया ने कभी कहा है कि जी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कभी कुछ और बालाकोट वाली बात भी करते रहे।
डू यू थिंक कि अगर स्टेबलाइज कर लेते हैं एलओसी को तो उसके बाद इस तरह के ड्रामे बंद हो जाएंगे? नहीं, ये नहीं है। देखें, बात ये है, जब हम इसकी एलओसी की बात करें तो 2003 का एग्रीमेंट या उसके वो अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद थी। ये तो अपनी नियत ही है ना कि आपने आज अंडरस्टैंडिंग है, चल रहा है, आज अगले दिन आप शुरू कर दें दोबारा गोलाबारी। अब कल आपने क्या किया? सिर्फ इतनी परसों बात ही की है ना आपस में कि जी आइंदा हम दोनों मिलके तो इसका एहतराम करेंगे। लेकिन गारंटी है कोई किसी चीज की? अगले दिन फिर शुरू हो सकता है। तो वो इन चीजों को बहुत सीरियसली लिया नहीं जा सकता। एक ये टेम्परेरी वक्ती तौर पे एक रेस्पाइट है, पॉपुलेशन को मिल गया, हम वेलकम करते हैं। लेकिन अगर इसका कोई हम लॉन्ग टर्म निकालें, इससे कोई कॉन्क्लूजन, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें करना चाहिए। हमें अपनी इस पे पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करके रखनी चाहिए और वो अपने मफादात की रोशनी में होनी चाहिए, नॉट टू give relief to India and not to oblige America. एक बात और जनरल साहब, आपने इंडियन मीडिया का भी मुताला किया होगा, वहां पे खासतौर पे इसको बहुत बड़ी फतह दिखाया जा रहा है और कह रहे हैं कि 3 महीने से अजय दोवल किसी जो है बैक चैनल में बड़ी मुशक्कत कर रहे थे। पाकिस्तानी साइड जो है वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है एंड दे सीम टू बी मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। आपको लगता है कि ये कोई बैक चैनल चल रहा है या ये सारे के सारे इंडियन मीडिया का वही F-16 वाला ड्रामा है? सर नहीं, बैक चैनल का तो नहीं, ये मेरा ख्याल है ऐसे ही इंडियन जो है ना वो एक्चुअली इस चीज को ओन नहीं करना चाहते उस तरह के जी अचानक यूं हो गया, यानी वी सरेंडर्ड स्ट्रेट अवे। ये तो उन्हीं की तरफ से एक तरह की आप समझ लीजिए, वरना पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कहता है कि यहाँ पे ये वायलेशन जो है इनको बंद करें। हम प्रोटेस्ट भी करते थे, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूनाइटेड नेशन को चिट्ठियां भी लिखी, सेक्रेटरी जनरल को भी और सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को भी, लेकिन ये हिले नहीं उस वक्त तक। नाउ दैट दे आर कन्विंस के भी ये 2 फ्रंट वाला इनसे संभाला नहीं जा सकता, तो ये आए हैं और इन्होंने बड़े ऐसे ही मतलब घंटे आधे घंटे की गुफ्तगू में दे जस्ट एग्रीड। तो ये तो एक चाल है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सही। अच्छा जनरल साहब, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली, फिर अभी हमने ये देखा कि 18 माह के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सर्विस जो है वो बहाल हुई। अब ये इकदाम जो है ये भी थोड़ी सी नरमी जो है वो हमें नजर आ रही है। आप समझते हैं ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं और क्या अमेरिका कोई किरदार अदा करेगा आगे जाके मुज़ाकरात को शुरू करने में? वैसे तो एक कबल अज़ वक्त है बात, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, अमेरिका कभी भी एक ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं होगा। हमें इस चीज को समझना चाहिए और बचना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि आप मिलकर बातचीत करें तो उसमें हमारी कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हमें बात कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये समझें कि अमेरिका कोई दरमियान में आके कुछ सेटलमेंट करवा दे, तो ये आप ज़हन में रखिए कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान से मदद मांगी, पाकिस्तान ने अपने आप को उजाड़ लिया, लेकिन उसका बेनिफिट सारा उन्होंने इंडिया को दिया, बैठा दिया उधर, कहा जी इंडिया यहाँ ठेकेदार होगा सारा। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट लुक आफ्टर करेंगे क्योंकि इनको आइंदा इंडिया की जरूरत है। लिहाजा ये हमें समझ लेना चाहिए और अमरीकनों की मतलब बातचीत से मोहतात रहना चाहिए। ये नहीं कि हम आंखें बंद करके तो उस ट्रैप में चले जाएं। They will always oblige them. राइट। जनरल साहब, एक सवाल जो और बनता है, आपने कहा कि अमेरिका के अंदर तब्दीली की वजह से भी इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन हमने देखा एक हफ्ते पहले कुछ और भी हुआ है और वो ये है कि चाइना और इंडिया की डिसएंगेजमेंट भी शुरू हो गई है लद्दाख में। वो डिसएंगेजमेंट है। यस सर। तो इज देयर पॉसिबिलिटी कि ये जो पुश है ये अमेरिका बैक्ड ना हो, ये चाइना बैक्ड हो कि रीजन को स्टेबलाइज कर ले और एक्सटर्नल पावर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना दे रीजन के अंदर? इस तरह नहीं है। राइट। ये जो चाइना का है वो डिसएंगेजमेंट की हद तक तो ठीक है, क्योंकि चाइनीज जो है उनका भी मिशन था या उनकी भी जो नजर थी वो गलवान के एरिया तक की थी। बाकी तो उनको मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ डिसएंगेजमेंट किया, गलवान का इलाका जो वो खाली नहीं किया उन्होंने। तो इस लिहाज से उन्होंने जो सिक्योरिटी पैरामीटर अपने लिए डेवलप करना था फॉर देयर सी पैक वो उन्होंने कर लिया। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, इसमें जो ISPR है उसकी तरफ से वजाहत की गई कि सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री ये एक कांटेक्ट था, तो क्या इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक इशू पर ही बात होती है या कोई और मामला भी डिस्कस होते हैं, और क्या पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी असरअंदाज कोई हो सकता है ये मामला? ये फिर बोलिए, मुझे समझ नहीं लगी। जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो बातचीत हुई है मिलिट्री की सतह पर और ISPR की तरफ से वजाहत भी की गई कि मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट होता है, क्या इसका जो असर है वो दोनों हुकूमतों की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी पड़ सकता है?
कुछ ना कुछ तो होगा नेचुरली। जब आपका एक अमन की फिजा सी बन रही है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, वन ऑफ द मैयर्स। राइट। तो जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है फिर नेचुरली आपके लिए कोई थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ऑप्शंस भी खुल जाती हैं। सही। लेकिन वो अगर एक्रिमनी रहे और आपकी कन्फ्रंटेशन ही रहे तो फिर तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ कन्फ्रंटेशन जो है वो कम होती नजर आती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। यू हैव अदर एंगेजमेंट्स, हमें पता है, तो बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के उनकी तरफ से बड़ा इसको खुश आइंद करार दिया अमेरिका गया और यूएन की तरफ से हुआ। हाँ जी, लेकिन एक मामला जो आपको देखना पड़ेगा, 2003 में जो एग्रीमेंट हुआ था, या ये एक किस्म का वो कह लें टेंटेटिव एग्रीमेंट था, उससे फायदा बहुत हुआ था दोनों साइडों पे। फौजियों का नुकसान या फायदा हो, फौजी आदमी तो प्रिपेयर्ड होता है जंग के लिए, लेकिन जो सिविलियन आबाद है, खासतौर पे हमारी साइड पे, आपने देखा होगा पिछले 2 साल में बड़ा जुल्म किया है इंडिया ने उन पे। पाउंडिंग की है, उनके ऊपर शेल फेंके हैं, ऐसे बम फेंके हैं जो वायलेशन है इंटरनेशनल उसकी। 13,000 के करीब वाकयात हुए, वायलेशंस और वायलेशंस तो ही, लेकिन जो सिविलियंस हैं उनका जो है ना ज्यादा मसला है। एक इशू ये है कि यूजुअली ये जो डीजीएमओज जो है, डीजीज एमओ, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, इनके जो हॉटलाइन है, ये हर महीने जो है बात होती है। और पाकिस्तान के और रिचुअल्स भी हैं जो आपने जनरल साहब से पूछा। एक मामला ये भी है कि दोनों ममालिक एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का भी लिस्ट एक्सचेंज करते हैं, और उसके साथ साथ हम जो है बेसिकली डायनामिक्स को तय करते हैं सेक्टर्स के लिहाज से। तो वो तमाम चीज़ें तो मेरे ख्याल में वैसे भी होती हैं। क्या चीज़ इसमें बड़ी है? इसमें बड़ी ये है कि आमतौर पे इसके बाद स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं। इस दफ़ा आपने स्टेटमेंट्स देखी हैं, और ख़ास तौर पे फिर आपने इंडियन मीडिया का स्पिन देखा। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर के जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे फार्मर्स के और बाकी चीज़ों पे, जितना ज़्यादा उनको इंटरनेशनली हर्जत सराही हो रही है, अब वो कोई एडवेंचरिज्म तो कर नहीं सकते, तो दे हैव टू कर लिया। भरपूर जवाब भी उसका पाकिस्तान की तरफ से मिल गया, पूरी दुनिया ने देख लिया। मेरे ख्याल में ये भी एक प्रेशर है कि हमने वो जो स्ट्रेंथ दिखाई है अपनी फौज की, हाँ, साइकोलॉजिकली हमने कर लिया, अपना इम्पैक्ट कर लिया। अब जो है, और हमने डेटरेंस कायम कर ली। उसके बाद से अब जो होने वाला आने वाले दिनों में वो ये है कि इंडिया विल, जनरल साहब इज राइट, कि जो है ना वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की कंडीशंस कहीं गुम जाए, लेकिन इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उनकी कमिटमेंट कश्मीरियों के साथ अलहदा से मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल हो जाए तो और बात है। इंडियन मीडिया जो कर रहा है वो तो ये दिखा रहे हैं ना कि इट वाज द एंड इन इटसेल्फ। इट इज नॉट एन एंड, इट इज अ मींस, इट इज एक्चुअली थॉट टू बी अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसके बाद डायलॉग होता है। एक अगर ये कंपोजिट डायलॉग की तरफ लेके जाता है तो फिर अच्छी बात है, वरना इंडियन मीडिया जो है उसको आदत है। देखें, अथॉरिटेरियन कंट्रीज में हमेशा ये होता है कि आप लोगों को इंसान के तौर पे नहीं, देवता के तौर पे दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल आपको इंडिया के अंदर नजर आता है कि हिटलर की तरह अजित डोवल, नामो या नरेंद्र मोदी और बाकी उनको दिखाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इंडियन मीडिया का जो झूठ है वो इंटरनेशनली नहीं सुना जा रहा। एक बात जरूर है, ये जो इंडिया की अपने मुल्क से झूठ बोलने की आदत है, ये पहले वॉर हिस्टेरिया के लिए इस्तेमाल होती थी, अब कम से कम पीस के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो मैं कम से कम इस पर इतना गुस्सा नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो आप बात कर रहे थे ना, 2003 में ये एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद 2014 तक जो वाकयात हैं वो तकरीबन 1000 के करीब इस तरह के वाकयात हुए जिसमें वायलेशंस जो हैं वो की गई। लेकिन 2014 से लेकर और 2021 तक 92% वाकयात, 13,000 से ज़ायद वाकयात जो है वो हुए हैं वायलेशन के, और उसमें से 92% फरुख, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। आप देखें कितना फर्क है 2014 से लेकर 2021 तक, यानी मोदी हुकूमत के आने के बाद जो सूरत हाल किस कदर तब्दील हुई। खासतौर पे जब कोई बड़ी चीज आने वाली होती है ना, तो उससे पहले सन्नाटा छा जाता है। इंडिया के अंदर भी एक एटीट्यूड नरेंद्र मोदी के इलेक्ट होने से पहले हुआ, और वो ये था, आपको याद होगा, पाकिस्तान की टीम गई थी इंडिया में, क्रिकेट टीम, और उसने जाके बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दिया था, इंडिया को हर मैच में हरा दिया। ये 2013 की घटना है, और उसके फौरन अगले दिन जब हमने कप लिफ्ट कर लिया, आपके एलओसी पे पाउंडिंग शुरू हो गई थी। 2014 में यूर राइट, इन्होंने बाकायदा शुरू कर दिया, लेकिन ये असल में 2013 से हो रहा है। और वायलेशंस में बंदे जो मारे जाना है ना, वो खासतौर पे पिछले 2 साल में हुआ है कि नाउ दे टारगेट द सॉफ्ट टारगेट। सिविलियंस 310 सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं, और
1602 अफराद ज़ख्मी हुए हैं इन वाक़यात के अंदर, जो कि बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ़देह बात है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो ये बातचीत हुई है ये रूटीन की बातचीत ना हो और इसके ऊपर दूसरी तरफ से भी जो अमल दरामद है वो किया जाए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मुमताज़ उर्दू मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब 26 फरवरी सन 1917 को गिलगित में पैदा हुए। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोवान 26 फरवरी सन 1954 को इस्तांबुल में पैदा हुए। 26 फरवरी सन 1909 को पहली कामयाब फिल्म अवामुन्नास को लंदन के पैलेस थिएटर में दिखाई गई। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हालिया दौरा श्रीलंका था उसके हवाले से, और उसमें जो पाकिस्तान श्रीलंका दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक जो मामला चल रहा था श्रीलंका के अंदर, कोविड-19 से जाँ बहक होने वाले जो मुसलमान हैं उनकी मैयतों को जलाने के हवाले से, और इस पर मुसलसल एहतजाज किया जा रहा था। इससे पहले हमने ये भी देखा कि जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई गई पूरी दुनिया में, फिर OIC के प्लेटफॉर्म से भी बात की गई। लेकिन इमरान खान साहब के इस दौरे ने बिलाखिर जो है वो काम कर दिखाया और उन्होंने पुरजोर तरीके से ये मामला उठाया वहां पर जाकर, और दरख्वास्त उन्होंने की कि ये मुसलमानों का बुनियादी हक है कि उनको तदफीन की इजाज़त दी जाए। और अब जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसने इसकी इजाज़त दे दी है कि मुसलमान अपनी मैयतें हैं उनकी तदफीन कर सकते हैं। इससे पहले जो हुकूमत है श्रीलंका की, उसने अप्रैल में जो बुद्ध मत के कुछ पेशवा हैं उनकी रिजर्वेशंस की वजह से, जिनका ये कहना था कि शायद इस वायरस का फैलाव जो है वो तदफीन की वजह से होता है, और इन तमाम चीज़ों की वजह से पाबंदी आयद की थी कि तमाम जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं उनको जलाया जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। बहरहाल ये मामला जो है ये हल हुआ है 10 फरवरी को। इससे पहले भी वज़ीर आज़म जो है श्रीलंका के, उनकी तरफ से ये अहकाम जारी किए गए थे कि ये पाबंदी उठा दी जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि अब इस मरतबा इस पर अमल दरामद होगा। फ़ारूक, ये मसला जो है ये इंसानी हुकूक का मसला है और ये एक बुनियादी हक है, चाहे मुस्लिम्स हों क्रिश्चियंस हों जो कि तदफीन करते हैं अपनी डेड बॉडीज़ की। तो ये इतने अरसे से ये हो रहा था, और मेरे ख्याल में एक 20 माह के बच्चे समेत या 20 माह जी, खास तौर पे एक बच्चे को उसके माँ बाप से छीन के ना उसकी बॉडी को जलाया गया, और 100 से जायद दीगर मुसलमान जो हैं डेड बॉडीज को जलाया गया। देखें, कोविड-19 की वजह से एक मसला ये हुआ था कि दुनिया के अंदर हमेशा पैनिक का रिएक्शन आता रहा है, और उस पैनिक की वजह से ये मामला जो है वो हमारे सामने थे, और उस पैनिक के रिएक्शन में बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये अच्छा है, सिर्फ पाकिस्तान से मुसलमानों को नहीं शुक्रिया करने की जरूरत वज़ीर आज़म का, क्रिश्चियंस का, इवन बुद्धिस्ट का, जो उनके अपने रसूमात हैं उस हिसाब से जलाया जाना, क्रियाक्रम करना इज नॉट राइट। तो मेरे ख्याल में ये वज़ीर आज़म जैसे ही वहां से निकले हैं, पहली अनाउंसमेंट हमने ये सुनी है, तो मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तानियों को बड़ा खुश होना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान, हमारे मेहमान मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब। बहुत शुक्रिया कादरी साहब आपके वक्त के लिए। कादरी साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो
गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ये जो इस्लामिक तरीक़ाकार है तदफीन करने का, ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल महफूज तरीका है, तो फिर उसके बावजूद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये जो कुछ किया और उसमें इतने अफराद जो हैं वो उनको जलाया गया, क्या आप नहीं समझते कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और ये होती रही और इस पर बड़ी देर से शायद पूरी दुनिया को आवाज़ इस पर उठानी चाहिए थी? जी शुक्रिया आप सबका। और इसमें यूं रहा, जब जिस तरह बताया गया कि एक जब रिएक्शन पहले आया के हवाले से एसओपीज का, तो कोई यूनिफाइड यूनिवर्सल एसओपीज तो नहीं थी। हर मुल्क ने अपने उसके मुताबिक जो है एसओपीज बनाई। तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट है, पेंडेमिक एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स है, उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को कहा था कि चूंकि श्रीलंका अक्सर साहिली एरियाज पे वाक़ है, तो वहाँ पे वाटर लेवल बहुत ऊंचा होता है, यानी नीचे जमीन में 3-4 मीटर जाए तो पानी निकल आता है। तो जब आप उनको बताया गया कि जब मुर्दे दफन हो जाते हैं और उनको कोरोना वायरस हो जाता है, तो कोरोना वायरस का फिर इन पानी में दीगर जगहों पे सिरायत करना और फैलना हो सकता है, मुमकिन है, और पूरा जो पानी का नीचे ज़ेरे ज़मीन सिस्टम है वो वायरस ज़दा हो सकता है। तो इस बिना पर उन्होंने ये नोटिफिकेशन जल्दबाजी में जारी किया था और इसका काफ़ी रिएक्शन हुआ पूरी दुनिया से, इस्लामी ममालिक से। इवन कोलंबो के अंदर जो इस्लामी ममालिक के सफरा है, उन्होंने मीटिंग के इस पे और मिलकर एक अपनी नाराजगी का और उसका एक लेटर लिखा उनकी सदर और वज़ीर आज़म को, लेकिन कोई उन्होंने जवाब उस वक्त कोई अच्छा नहीं दिया। और ये शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने पहले भी उनसे बात की थी डिप्लोमेटिक चैनल पे, और जब खुद गए तो बहुत इसरार के साथ उन्होंने सदर और वज़ीर आज़म को बताया। अच्छा कादरी साहब, हमने ये भी देखा है कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि दो ममालिक ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत है, जिनमें एक तुर्की का खास तौर पे जिक्र किया जाता है, चाइना तो खैर है ही हमारा बड़ा देरीना दोस्त, और श्रीलंका के बारे में और श्रीलंका के लोगों के बारे में ये कहा जाता था। और एक वक्त था कि जब पाकिस्तान श्रीलंका के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़श्ता हुकूमतों में इन ताल्लुकात को उस तरह से मेंटेन नहीं किया गया। तो वज़ीर आज़म का ये तर्ज अमल और फिर इसका इस तरह से रिस्पांस श्रीलंकन गवर्नमेंट का फौरी तौर पे देना, तो ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं? जी बिल्कुल, एक अरसे से पाकिस्तान और श्रीलंका जो कि माजी करीब में एक बहुत खुशगवार और बहुत एतमाद का और दोस्ती का ताल्लुक रहा, वो सर्दमोहरी आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस विजिट के साथ वो सर्दमोहरी भी ख़त्म हो जाएगी। और उस हवाले से श्रीलंकन पॉलिसीज और हुकूमत बहुत हसास है, वो किसी भी बैरूनी मुदाखलत या इशारों को बहुत मतलब है कि मनफी अंदाज में सोचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत मुस्बत रिस्पॉन्स दिया और फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के निकलने के फौरन बाद उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि हर हवाले से पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात के हवाले से भी और इस्लामी दुनिया की बेचैनी और मुसलमानों के इज़्तिराब के हवाले से भी एक बहुत मुस्बत और खुशाइंद। बिल्कुल सही कादरी साहब, बहुत अच्छा क्यों हुआ कि आपने इस तमाम चीज़ों का अहाता कर लिया। एक मामला जो हमें नज़र आ रहा था ख़ासतौर पे गुज़िश्ता चंद सालों में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए, उसके बाद इंडिया की तरफ से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को बड़ी हवा दी जा रही थी। अभी जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा है, ख़ासतौर पे उसके करिश्मात तो हमने अभी से देखना शुरू कर दिए, लेकिन उससे वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए भी ज़रा आसानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ख़ासतौर पे रीच आउट भी किया उसको। देखें, कता नज़र इससे कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है या बुद्धिस्ट है, दोनों ममालिक पाकिस्तान और श्रीलंका एक इंतशार और दहशतगर्दी के कार्रवाइयों के शिकार रहे। श्रीलंका ने भी उनके साथ निमट लिया बड़े एक सबरदबा और बड़े लंबे एक ऑपरेशंस और जंग के जरिए से, और हमने भी अपने और दोनों की जो जितनी दहशतगर्दी श्रीलंका की थी या पाकिस्तान के अंदर थी, दोनों इंडिया से वो हो रही थी, और हिंदुस्तान जो है उसका सरकर्दा मोहरा जो था वो हिंदुस्तान था। तो इस हवाले से दोनों की जो रिएक्शन है और पॉलिसीज है वो कतई नज़र के मज़ाहिब हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह से डटे हुए हैं। तो लगता है कि ताल्लुकात में मज़ीद भी बेहतरी और एतमाद आ जाएगा। इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। अच्छा, दीगर मामलात के हवाले से इस दौरे की जो अहमियत है, मैं चाहूँगी कि ज़रा उस पर भी काइंडली आप कादी साहब रोशनी डालिए, क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से वेलकम किया गया और फिर जो माहिदे जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो साइन हुए हैं, उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा बता सकें। इस हवाले से देखिए, श्रीलंका जो है एक ग्रूमिंग इकॉनमी है और बहुत ज्यादा जल्दी से उन्होंने साबित कर दिया कि हम जो है दहशतगर्दी के उस इंतहाई घुटन माहौल से, मैं गया था एक दफा सरकारी वफद में, तो हमें एयरपोर्ट से जब होटल ले जाएगा कोलंबो शहर में, तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, तो हमें कहा गया कि आप बाई रोड नहीं जा सकते, हालात बहुत खराब हैं, तो हमें एयरपोर्ट से होटल तक हेलीकॉप्टर पे ले जाया गया। ये एक वक्त वो था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा स्टेबल हो चुका है। तो दोनों ममालिक के जो इस हवाले से इकानमी के स्टेबल करने के और एक दोबारा अपने पांव पर खड़े होने के जो तजुर्बात है, इससे बहुत सारे एरियाज में इस्तेफादा किया जा सकता है। जी, और हमने कॉपरेट भी बहुत ज्यादा किया है। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया नूरुल हक कादरी साहब आपके वक्त के लिए। फ़ारूक, एक तो ये कि ये मामला बहुत बड़ा था और ये पूरी दुनिया में जाहिर है इसके ऊपर गम गुस्सा जो है वो मुसलमानों के अंदर था। सो ये जिस तरीके से रिजॉल्व हुआ, मैंने कादरी साहब से भी ये सवाल किया, तो ये दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमें बहुत और मजीद बेहतरी देखने को मिलेगी? जी, मेरा ख्याल है गुज़िश्ता हुकूमतों में मैंने भी विजिट किया था कोलंबो को, तो एक बात तो ये सही कह रहे हैं कि बहुत इनसिक्योरिटी पहले थी तमिल टाइगर्स की वजह से, जिसके पीछे इंडिया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही है, लेकिन अभी जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से, मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने $3,30,000 का फंड जो है वो प्लेज किया है स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए श्रीलंका में। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें जो है वो एक दूसरे को उस वक्त भी सपोर्ट करते रही हैं जब कोई और मुल्क नहीं आता था इनमें से किसी एक मुल्क में। खास ताल्लुक है ना, हाँ जी, क्रिकेट को लेकर इन दोनों ताल्लुक है और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। वजीर आजम का तो वो वीडियोस भी मैं देख रहा था कि वहाँ के माने जाने क्रिकेटर्स उनको सेरेनेड कर रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने $5 करोड़ के एक ऑफर की है जो वो क्या कहते हैं डिफेंस की प्रोक्योरमेंट के लिए, कि अगर आप चाहें तो हम जो है ना एक आपको अमाउंट देने को तैयार है। इसी तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका का एक टारगेट रहा है कि हम किसी तरह से बहुत ज़्यादा अपने ट्रेड को बढ़ाएं। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो कि बहुत ज़्यादा चाय को इंपोर्ट करता है, और श्रीलंका की जो चाय तो आपको पता है जो कि है हमारे पाकिस्तान में हाँ वो जी, कितना एक एग्जैक्टली। तो जो है वजीर आजम ने इस बात का भी इरादा किया कि $1 अरब तक जो हमारा ट्रेड का वॉल्यूम है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और वी कैन एक्चुअली वर्क टुगेदर। और फिर ये है कि ये याद रखिएगा, क्योंकि मेंटालिटी अभी इंडिया के अंदर वो वाली आई हुई है जो कि ख़ास तौर पे तमाम रीजन के ममालिक जो है उनके साथ इंस्टेबिलिटी की कोशिश करते हैं। मोहन भगवत जो है RSS के हेड, मोदी साहब के जो पपटियर हैं, उन साहब ने पिछले दिनों कहा कि अगर आपको कायनात का अमन चाहिए तो आपको अखंड भारत बनाना पड़ेगा। उसमें श्रीलंका भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। अब ऐसी बातें सुन के और फिर इंडिया की तरफ से जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। जो अजित डोवल है उसका तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग तमिल्स दे वुड एक्चुअली यूज मुस्लिम्स और अदर्स जो कि जाके करें। तो इसमें पाकिस्तान का क्योंकि अपना भी एक एक्सपीरियंस है और जब इंटरेस्ट हो जाता है श्रीलंका और हिस्ट्री है हमारी। जब तमिल टाइगर वो कर रहे थे हमारी तरफ से फुल सपोर्ट थी श्रीलंका को, और श्रीलंकन आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट ना होती तो हम ये ना कर पाते। तो अब जो है दोबारा इंटेलिजेंस की शेयरिंग का मुआहदा भी हुआ है, जिससे ये तय है कि अगर इन दोनों ममालिक की जो इंटेग्रिटी है उसको कोई चैलेंज आएगा तो दे विल कंपेयर नोट्स। एक तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमने ये देखा कि किस तरीके से एक दूसरे को जो है वो मोहब्बत का एक तरह समझ लीजिए इजहार किया गया। दूसरा क्रिकेट वाली एफिलिएशन और अवामी सतह पर, क्योंकि मैं खुद भी श्रीलंका जा चुकी हूँ और आपने भी अभी बताया कि आप कई मरतबा जा चुके हैं, तो जो पीपल टू पीपल एक कॉन्टैक्ट है उसके हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप समझते हैं कि उसके ऊपर भी मजीद काम करने की ज़रूरत है? मेरा ये
ख्याल है कि उनको ज़्यादा यहाँ पे आने की ज़रूरत है, पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जब आपकी मुलाकात होती है ना ख़ास तौर पे श्रीलंकन से, तो यू डोंट फील कि आप फॉरेन लैंड में हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो उर्दू नहीं बोलते, हम उनकी सेनाइलीज नहीं बोलते, लेकिन आपस में जब व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अंग्रेजी में सही, लेकिन जो मोहब्बत और अफेक्शन है, कल्चर में भी बहुत मैंने कुछ common हमेशा बहुत कुछ है, लेकिन उनका अफेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा है। एंड पाकिस्तानियों के साथ। आई हैव नेवर फेल्ट कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में आया हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के थोड़े से ज़्यादा मरतूब इलाके में आ गया हूँ, लेकिन मोहब्बत बहुत मिलती है। श्रीलंका का जिक्र करके मुझे तो वो पूरा एक फ्लैशबैक जिसे कहते हैं ना कि वो एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है, बिकॉज ब्यूटीफुल कंट्री और ज़रूर विजिट करना चाहिए। और दूसरा ये कि ज़ाहिर हुकूमतों की सतह पर जब इस तरह से ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं तो वो बड़ी खुशाइंद बात है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की जो माली मुआवनत के मामलात हैं उससे मुतालिक अब तक के इकदाम का जायजा लिया। अभी गुज़श्ता दिनों जो इजलास हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को मजीद 4 माह तक यानी इस बरस जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और फेटफ के मुताबिक पाकिस्तान को तजवीज़ करदा जो 27 में से 3 सिफारिशात हैं उस पर मजीद काम करने की ज़रूरत का जो है वो कहा गया, इसलिए जून तक ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम रहेगा। इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हुई हैं। हालांकि ये फैसला बज़ाहिर ये लग रहा है कि मजीद अभी ग्रे लिस्ट में, लेकिन इसका अगर हम पॉजिटिव पहलू देखें तो एक तो ये है कि भारत का जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के हवाले से, और वो बार बार ये कह रहा था कि ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, अक्टूबर में भी जब इजलास हुआ तब भी उसने ये कहा, अब भी इसी किस्म की बातें हो रही थी, उसके बड़े भरपूर अंदाज में फेटफ ने जो है वो नफी की है और इस नैरेटिव को मुस्तरद किया है। दूसरा ये है, बल्कि बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ब्लैक लिस्ट वाली कोई बात पाकिस्तान के लिए हो नहीं सकती। और दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि ये सख्त से सख्त कानून जो इस फेटफ के प्रेशर कह लीजिए उसकी वजह से बनाए गए हैं और उस पर अमल दरामद हो रहा है कि आप ये देखिए कि 27 में से अब सिर्फ 3 ऐसे रह गए हैं। अक्टूबर में 6 थे जिनके ऊपर एतराज था और अब 3 का ये कहा जा रहा है कि उस पर मजीद काम करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान के अपने लिए बड़ा ही जबरदस्त है और बहुत अच्छा है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। सो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है एहसान गनी साहब ने, फॉर्मर चेयरमैन नेक्टा, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसान गनी साहब आपके वक्त के लिए। एहसान गनी साहब, ये फैसला बज़ाहिर तो कुछ लोग ज़ाहिर है इसके ऊपर कह रहे थे कि ये जून तक बात चली गई, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको लेट मी टेक यू बैक 2017 या उससे पहले के हालात जो थे हमारे जी। और फेटफ की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो एक तरफ, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उनको बिल्कुल कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि ये फेटफ क्या चीज है और इसके रिस्क क्या हैं और हैजेस क्या हैं और ये थ्रेट क्या है। ओवर द लास्ट 4 इयर्स मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। सही। और अब न सिर्फ इसको एक्नॉलेज किया गया है कि ये एक इशू है और हमें इस इशू को बहुत गौर से और बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और वो हमने लिया और वो वाज़ेह हुआ है। जो फेटफ का अभी इजलास हुआ है और उसकी जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही अच्छी है। जिस तरह आपने भी कहा कि आउट ऑफ द 24 पे लार्जली कंप्लायंट हुए हैं हम, सिर्फ 3 रह गए हैं और ये हवा में नहीं हुआ और ये ना विशिंग से हुआ है, इसमें बहुत काम हुआ है। और वो काम न सिर्फ पॉलिसी मेकिंग और उनकी इम्प्लीमेंटेशन से बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो फीड प्रोवाइड करता है फेटफ के लिए, जो हमारा डेलीगेशन जाता है उसको, तो वो एग्रेसिव पॉलिसी ऑप्शंस और उनकी एक्शन से ये हुआ है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग और आई एम श्योर कि इससे और ज्यादा बेहतरी इंशाल्लाह आएगी। सर, ये आपसे पूछना चाहेंगे खास तौर पे ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको जरा हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन कौन से मेजर कमियां रहेंगी? 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं
वो है एक तो जो प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनको जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी उनके ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट उनके साथ उनके मेंबरशिप लिस्ट पे तो नहीं आते, लेकिन उनके सिंपथाइजर्स और बैकग्राउंड में उनकी हेल्प करते हैं। तो एक उनका ये है कि इन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लें। दूसरा ये है कि जो आप जिन लोगों के खिलाफ केसेस करते हैं और फिर उनकी प्रोसिक्यूशन होती है तो उनकी कन्विक्शन भी होनी चाहिए और वो मेजर पेनल्टीज उसमें जरूर होनी चाहिए। कन्विक्शन रेट कम है। जो आपकी जो फाइनेंशियल जो सैंक्शंस आप लगाते हैं उसमें और ज्यादा बेहतरी आनी चाहिए। अब ये तीनों जो चीजें हैं इसका आप ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं और ये फैटफ को भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है। किसी हद तक फैटफ भी वो गोल पोस्ट जिस तरह हम कहते हैं ना वो बदलते रहते हैं कि अब उन्होंने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थी, फिर उसमें और ऐड कर दी, फिर उसमें और ऐड कर दी। कुछ ऐसी हैं जो पाकिस्तान में नहीं है वो और न उनके ऑफिस पाकिस्तान में है, वो दूसरे ममालिक में है, तो उस पर एक्शन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और मुश्किल हो जाता है। जो प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन है उसमें ये देखना चाहिए फैटफ को भी और उनको अंदाजा है, बट वो जस्ट दे वांट टू प्रेशराइज एक तरीके से वो ये है कि प्रोसिक्यूशन और उसकी कन्विक्शन ये बहुत आसान काम नहीं है। हमारे यहाँ नहीं, बहुत डेवलप्ड ममालिक में भी ये इश्यूज खड़े होते हैं कि आप ये तो नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ अगर ज्यादा आपके पास सबूत नहीं है और केस तैयार नहीं है और फिर भी आप कहें कि उनको कन्विक्ट करें आप और बड़ी पनिशमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? ये गो टू द अदर कोर्ट, वहां पे अपील में जाएंगे और फिर वो रिवर्स हुआ तो वो बैकफायर हो सकता है। और आपने ये खासतौर पे बात की गोल पोस्ट की, तो यही मेरा अगला सवाल था कि ये जो 27 पॉइंट्स हैं अगर हम मीट कर लेते एक्शन प्लान के, इज देयर चांस कि उसके बाद कोई और लिस्ट आ जाए कि ये भी कंप्लायंस करने की जरूरत है? दूसरा, ये जो आपने एविडेंस की बात की, यू आर राइट सर, अगर आप एक साइड पे कहते हैं कि जी कन्विक्शन ज्यादा होनी चाहिए और एविडेंस ना हो, कन्विक्शन स्टार्ट कर दें, तो कल तो फिर एमनेस्टी और ह्यूमन राइट वॉच जो है वो शोर मचाना शुरू कर देगी, वो भी वेस्टर्न इदारे हैं। तो ये चीजें समझाना क्या हमारे लिए बहुत मुश्किल है इनको? ये सिर्फ हमारे समझाना इतना अहम नहीं है, ये उनका समझना भी अहम है। तो हम तो समझाते हैं उनको और उनको समझ आ जाती है, बट वो जो मैंने कहा ना उसके पॉलिटिकल कनोटेशंस भी हैं और फैटफ को बाज लोग कहते हैं लॉफेयर, यानी वॉर बाय अदर मीन्स, कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जाती है थ्रू दीज मीन्स। वो एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी मुश्किल है उसको, जब आपके हर बात नई नई चीजें। व्हाट आई कैन से कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये थोड़ा टाइम लेंगे और 4 महीने मेरी नजर में बहुत शॉर्ट टाइम है। सो व्हाइल वी शुड बी प्रिपेयरिंग और इनमें और ज्यादा हमें एफर्ट करनी चाहिए, एट द सेम टाइम हमें इसके लिए जहनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि 4 महीने बाद शायद वो हमें और टाइम दे। खतरनाक बात यह है कि ऐसा ना हो कि वो पूरे का पूरा एक्शन प्लान ही बदल दें और कहें कि अच्छा जी ये तो ठीक है, अब आपके लिए एक नया एक्शन प्लान हम बनाएंगे जो आप कंप्लाई विद। सर एक बात मैं बहुत अहम करना चाहूंगा, एक बहुत अहम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि चोकिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, हमें सिर्फ इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेशर के तहत नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए कि इसमें हमारा सर्वाइवल है। हमें ये अपने तौर पर भी करना चाहिए, वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें बहुत ज्यादा खुद एफर्ट करनी चाहिए। राइट। इससे पहले कि आप बातें में चूंकि उससे रिलेटेड जो बात कर रहे हैं एहसान साहब, आपने समझाने और समझने की बात की, ये तो मानना पड़ेगा कम से कम पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता 10 माह के अंदर जो इक़दाम किए हैं वो पिछले 10 सालों में नहीं हुए। तो आप समझते हैं कि दुनिया को बावर कराना इंटरनेशनल लॉबिंग के जरिए हो या जिस तरीके से भी, वो शायद ज्यादा जरूरी है, या यहाँ पे भी वही समझाने और समझने वाला मसला आ जाता है? नहीं, इंटरनेशनल लॉबिंग तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो मैं नहीं समझता कि और उसमें बहुत ज्यादा हमें कामयाबी मिली है
अब सिर्फ ये है कि हमने उन पे एक्शन करना है, वो दिखाना है, और उसके हमें भी समारात मिलेंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी। बहुत फर्क पड़ा है उनके जो अल्फाज हैं, वो अगर आप पढ़ें उससे पिछले और अब के, तो उनका टोन भी चेंज हुआ है, फैटफ का टोन चेंज हुआ है, एंड दे हैव एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड पाकिस्तान एफर्ट। तो मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव एक चीज है और हम आगे बेहतर मुस्तकबिल की तरफ देख सकते हैं। सर, तीन चीज़ें एक ही सांस में मैं आपसे पूछ डालूंगा। एक तो ये है कि आपके ख्याल में एग्जीक्यूशन में ज़्यादा मसाइल हैं इन 3 पॉइंट्स में, या लॉज में कोई कमी रह गई? आपने नेक्टा को हेड किया है, तो मेरे ख्याल में इस पर आपसे बेहतर कोई हमें गाइड नहीं कर सकता। दूसरा, ये 4 महीने के बाद भी मज़ीद एक विजिट भी होती है, अगर उन्होंने क्लियर कर दिया तो फिर भी विजिट होगी, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। और फाइनली, लॉबिंग से पहले क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम साथ साथ ये भी हाईलाइट करें कि हम पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने वाला इंडिया है, उसकी आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने फंड्स को कभी नहीं डिक्लेयर करती, फिनसन से लेके इन्फो लैब तक हर बंदा इंडिया की तरफ इशारे कर रहा है, और फिर भी हम पकड़े जाते हैं, इंडिया खुला फिर रहा है। अब इसमें अगेन आपने खुद ही थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा कर दिया है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो तो है इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और फिर जो बाकी फाइटर्स के मेंबर स्टेट्स हैं, जहाँ एपीजी में हमें बड़ा चीज है, हमें कोशिश इस वक्त ये करनी चाहिए, जो अब लॉबिंग की बात कर रहे हैं, कि हम एपीजी के तो हैं मेंबर्स, हमें फाइटर्स के मेंबरशिप की तरफ भी जाना चाहिए, और उसमें पहला काम ये हो, जो मैं समझता हूँ कि हमें ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए लॉबिंग करनी चाहिए, और उसके बाद फुल मेंबरशिप की बात करनी चाहिए। क्यों नहीं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे ऊपर सारा कुछ आ रहा है, तो वी शुड बी मेंबर्स, और उसकी तरफ लॉबिंग की बड़ी जरूरत है। दूसरी आपने बात की कि लेजिस्लेशन में कोई प्रॉब्लम है, हमारा जो बहुत बड़ा एक इशू रहता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन का। हम पॉलिसीज बना लेते हैं, हम लीगल उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्रॉब्लम हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन का आता है, तो वो हमें इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। पॉलिसीज बन गई हैं, लेजिस्लेटिव एक्शंस जिससे वो हो गए हैं, और इसमें दोनों साइड्स, अपोजिशन और ट्रेजरी ने बहुत कोऑपरेट किया है इन द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। जो विजिट है, अगर वो विजिट होती भी है, तो हमारा अभी तक ये स्टांस रहता था कि हम उनके विजिट की तैयारी ही नहीं करते थे, और वो आ जाते थे और अपने तौर पे कुछ लोगों से मिल के और एक इम्प्रेशन बना लेते थे, और फिर उसको ऑन पेपर ला के हमें वो एक किस्म समझ लें कि ब्लेम करते थे। तो उसके लिए अगर वो विजिट होता है, तो जितने भी सेक्टर्स हैं जिनके साथ हमें पता है कि वो आके मिलेंगे, हमें उनको ब्रीफ करना चाहिए, झूठा नहीं, सच्चा। बाज़ लोगों को पता ही नहीं होता कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया है, और फिर जब वो लोग आते हैं तो बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस वो ऐसी बातें कर जाते हैं वहां पे जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। तो उन लोगों को, एकेडमिया को, थिंक टैंक्स, जो सिविल सोसाइटी के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विजिट से पहले उनको बिठा के उनको ब्रीफ करना चाहिए। ये हमने स्टेप्स किए हैं, इतना हमने एक्शन लिया है, इतनी प्रोसिक्यूशन हुई है, इतनी कन्विक्शन हुई है, ये सारा उनको पता हो कि जब वो लोग आए और उनके पास एम्युनिशन हो उनके सवालात के जवाब देने का, तो मेरे ख्याल में कि वो विजिट हम पॉजिटिव तरीके से उसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये वो एरियाज हैं जिनमें मजीद काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एहसान गनी साहब आपके वक्त के लिए, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि ये प्रेशर में आके हमें ये कानून साजी और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये तो हमारे अपने वसीतर मफाद में है कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है अगर वो अभी इकदाम नहीं करेगा। और अब वक्त बहुत कम है, 4 माह, और वो कह रहे हैं मुकाबला बहुत सख्त है, तो ये है बड़ा मुश्किल काम। मेरा ये ख्याल है कि वो जो 3 पॉइंट्स थे उसके अंदर भी हमने काफ़ी हद तक जो है उनको कन्विंस किया, लेकिन वो जो पासिंग मार्क्स थे वो हम नहीं दे पाए। तो मेरे ख्याल में उसके अंदर थोड़ा सा मजीद एग्जीक्यूशन होगी तो काम बन जाएगा। फिर इत्तफाकात भी ऐसे होते हैं ना कि जैसे डैनियल पर्ल वाली बात एन उसी वक्त हो गई, कोई और हो गया, तो उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरनेशनली इंडिया को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलता है। लेकिन एक तबादला एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके असेसमेंट के मुताबिक 38 अरब डॉलर का पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से। हमने 20 साल जंग लड़ी है और 80,000 से ज़्यादा हमारे शहीद हो गए, तो उसके बाद जो हमारी इंटरेस्ट है
कि हम जो है दहशतगर्दी के और मनी लॉन्ड्रिंग के हर सुराख को बंद करें, लेकिन अगर हमने कर लिया ना और हम वाइट लिस्ट में आ गए तो फिर इंडिया के साथ भी हमने खूब करना है, FATF में जाएं और इंडिया को हाईलाइट करें कि वो क्या कर रहा है। बहुत ज़रूरी है। आपने जो सवाल किया बिल्कुल वही मैं बात करना चाह रही थी भारत के हवाले से। एक तो इंडियन क्रॉनिकल्स और फिर जो डिसइंफो लैब है, जो जो रिपोर्ट्स आई और फिर जो 40 बैंक्स फिंसन कहते हैं $1 अरब जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग जो उनके बैंक्स कर रहे हैं, मेन बैंक्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और बड़ा खुलेआम हो रहा है। इसके ऊपर FATF जो है वो कब नोटिस लेगा, हम उम्मीद करते हैं कि हम तो इंशाल्लाह आ जाएंगे ग्रे लिस्ट से बाहर, लेकिन उसके बाद फिर बारी जो है वो भारत की होनी चाहिए और देखते हैं कि क्या दुनिया इस हवाले से भी इस तरफ भी तवज्जो देगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मशल बुखारी और फ़ारूक पताफी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।